नमस्कार मित्रों, आज मैं फेस रीडिंग में ये बताना चाहूँगा कि आगे उंगलियों को, हाथों को, अंगूठों को और नाखून आदि देख करके कैसे पहचानेंगे। हमारा ये प्रसंग विषय चल रहा है स्कंद पुराण काशी खंड से है, एक स्त्री जातकम करके। उसमें स्त्री को दूर से देख करके उसके स्वभाव, भाग्य और उसके विचार धारणाएं क्या हैं, इन सभी बातों की जानकारी होती है। तो उसी पुराण के अंतर्गत, स्कंद पुराण के अंतर्गत कुछ मैं और विषयों को लेने चाह रहा हूँ। तो इसमें उंगली, अंगूठा, नाखून आदि को मैं लेने वाला हूँ। तो अंगूठे के बारे में एक छोटी सी बात लिख दी है। लिखा है सुभदा सरलोंगुष्ठो वृत्तो वृत्तनखो मृदु। सुभदा माने शुभ देने वाला है, सरलोंगुष्ठ हो, सरल माने सीधा अंगूठा हो, और वृत्त और वृत्तो माने खूब ठीक ठाक हो, और वृत्त नख हो मृदु। वृत्त माने गोलाकार हो नाखून, और मृदु जरूर हो। मृदु माने कोमल होता है। अंगूठा सीधा हो और वृत्तो गोल हो, वृत्त नख हो, नाखून भी हो तो वो गोल हो, और मृदु जरूर हो। मृदु दोनों में आएगा। मृदु वृत्त नखो माने गोल नाखून भी कोमल हो, और अंगूठा भी कोमल हो। ये इसमें बताया गया है। आगे लिया गया है कि उंगलियां स्त्री की कैसी होनी चाहिए, तो सुंदर पोरों वाली होनी चाहिए। पोरे होते हैं ना उसमें, तो सुंदर होने चाहिए, गोल होने चाहिए क्रम से, और आगे वाला एकदम नुकीला होना चाहिए, आगे को पतला हो। और लंबी उंगलियां जिसकी होती हैं वो बहुत अच्छा होता है, उससे उसका भाग्य अच्छा होता है। और चपटी उंगली, रूखी बीच में फटी, तो ऐसी उंगली जो होती हैं वे अशुभ होती हैं। और ज़्यादा छोटी, पतली, टेढ़ी उंगली, टेढ़ी किसी की क्या है कि सीधा करे तो आगे का पोरा जो होता है थोड़ा सा ऊपर को उठ जाता है। वैसे साधारण में तो थोड़ा पीछे झुक जाता, लेकिन कोई उंगली होती हैं जो कि वो थोड़ा सा जो आखिरी का पोरा होता है वो ऊपर उठ जाता है, माने उसी की तरफ हो जाता। तो उसमें क्या होता है, ऐसी स्त्री की बात का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। उसकी बात कभी टिकाऊ नहीं होती, स्थायी नहीं होती है, तो ऐसी धोखेबाज होती हैं। तो ये आगे को उठी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें। और गांठें जैसी नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा मोटी, ज़्यादा पतली, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, उनमें रोंगटे नहीं होनी चाहिए। किसी की बिरली भी होती हैं, बिरली उंगलियां भी बहुत ख़राब होती हैं, और गांठ वाली उंगलियां ये तो सब खराब होती हैं। तो इस प्रकार की ये उंगलियां ठीक नहीं। कहने का मतलब ये है कि हाथ चिकना हो, उंगलियां लंबी हो, और आखिरी छोर एकदम नुकीला हो, बहुत बढ़िया। बाकी तो खुरदरी उंगली, आगे को झुकी उंगली, ये तो सब खराब होती हैं, ये तो सब दुख देने वाली होती हैं। अब इसके बाद बताना चाहूँगा नख कैसे होना चाहिए। नख का मतलब नाखून है, तो नाखून कैसे होना चाहिए। नखेषु विंदवा श्वेता प्राया शिव स्वैरिणी स्त्रिया। अगर जो लाल में बिंदवा कहते बिंदु को, छोटे छोटे बिंदु यदि हैं, श्वेत, यदि श्वेत रंग के उसमें छोटे छोटे नाखून के ऊपर बिंदी हैं, तो वो शिव स्वैरिणी का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार चलने वाला। पुरुषापि जायते दुखिनः पुष्पितैर नखै। अगर जो पुरुष के ऐसे नाखून होते हैं तो ऐसे उसको जायते दुखिना मतलब उनको दुख ही होता है। तो इस प्रकार से होता है। लाल वर्ण के चोटीदार ऊंचे नाखून वाली स्त्री बहुत बढ़िया होती है।
और मुलायम हो, जैसे लाल वर्ण से हैं, चोटीदार अच्छे हैं, बढ़िया होते हैं। मुलायम और फैले हुए तो वे फैले हुए सीप के समान होते हैं। और पीले पीले नाखून हो, वह दरिद्रणी होती है स्त्री। और जिस औरत के नाखून में सफ़ेद बिंदी हो, बता ही दिया है, वह अक्सर अपने मन माफिक घूमने वाली होती है। और पुरुष के होता है तो दुख देता है, बस यही है। और आगे बताना चाहूँगा, आगे मैं पीठ के बारे में बताना चाहूँगा कि पीठ में क्या है कि पीठ अगर जो बढ़िया जैसी सीधी जैसी होती है, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कोड, जिसको स्पाइनल कोड कहते हैं, तो स्पाइनल कोड तो बीच की मेरु रज्जु को कहते हैं, लेकिन पूरी पीठ के बारे में बताना चाहूँगा। जो स्पाइनल कोड तो अपने हिसाब से टेढ़ा होता है, ठीक है, लेकिन वो अगर जो उस पीठ में मांस है, हड्डियाँ नहीं दिख रही हैं और एकदम साफ़ सुथरी चिकनी है, तो वो बहुत अच्छी होती है। उसे छिपे हुए हड्डियों वाली होती है, मांस से युक्त, वह शुभ होती है। लेकिन और जिस स्त्री की पीठ में रोंगटे हों, पीठ में रोंगटे भी होते हैं किसी किसी के, तो वो विधवा होती है। और जिस स्त्री की नसें दिखाई पड़ें तो वह हमेशा दुखी रहती है। ये है पीठ का लक्षण। अब मैं आगे कंठ के बारे में बताना चाहूँगा। कंठ में क्या है कि कंठ कैसा होना चाहिए, जिस स्त्री का कंठ मांस युक्त होता है, खूब बढ़िया हो, मांस युक्त होता है और गोल आकार में होता है और 4 अंगुल का हो, कम से कम बीच में गैप होना है। किसी किसी के गला एकदम दबा हुआ होता है तो ये ठीक नहीं होता, लेकिन 4 अंगुल का गैप कम से कम हो तो वह हमेशा शुभ होता है। और जिस स्त्री के गले में रेखाएं, 3 रेखाएं हों और हड्डी वगैरह ना दिखे, वे बहुत अच्छे होते हैं। और जिस स्त्री के गला मांस रहित हो, चपटा हो, किसी किसी का बड़ा हो, लंबा होता है, मैंने देखा है इसे, लंबा गला होता है, तो वह शुभ नहीं होता है। उसमें स्त्री क्या है कि मायके पक्ष में दुखी होती है, फिर वो ससुराल पक्ष में भी दुख पाती है। जिसका गला लंबा होता है तो उसको ससुराल पक्ष में भी बहुत दुख मिलता है। और जिस स्त्री की गर्दन मोटी हो ज़्यादा तो वह विधवा होती है। और टेढ़ी गर्दन वाली जो होती है वो दासी होती है। चपटी गर्दन वाली वह बांझ होती है। छोटी गर्दन वाली संतानहीन, बताया ना, एकदम चपटी हुई होती है उसकी गर्दन नीचे को, वह संतानहीन स्त्री होती है। तो ये रहा गर्दन के बारे में। और अब मैं बताना चाहूँगा कि 8 मिनट की हो गई है, अब अगला पार्ट और लेने वाला हूँ। एक बात और मैं बता दूँ कि जिस व्यक्ति को वास्तुशास्त्र सीखना, वास्तुशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है कि हमारे पूरे रहने के और आमदनी के सब चीज़ों का विवरण देता है। वास्तुशास्त्र यदि सीख जाओगे तो बिल्कुल कुंडली की तरह, जैसे हस्तरेखा में कोई अनजान व्यक्ति, आदमी या अनपढ़ आदमी भी है, वो भी वास्तुशास्त्र सीख जाएगा बड़े आसानी से। यदि केवल वो हिंदी पढ़ना जानता हो, हल्की फुल्की 1 आध क्लास पढ़ा हुआ, बहुत अच्छी तरह सीख जाएगा। इतना सरल है शास्त्र, प्राय करके सब सरल है। कोई भी शास्त्र है संस्कृत में बहुत सरल है, तो ये शास्त्र है, तो इसको आप सीखना चाहो तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या है कि घर बनाना, घर का नक्शा, घर सुखी, वास्तुशास्त्र सीखने से क्या होता है, तो सीखने से क्या होगा कि आप ये डिसाइड कर लोगे कि हमें पैसा ज़्यादा चाहिए है या नाम, तो आप उस हिसाब से अपना डिसाइड करके और घर का निर्माण कर सकते हैं। किसी किसी को अगर जो किसी किसी का घर देख लो कि उसके यहाँ कष्ट रहता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वास्तुशास्त्र में कोई गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी वो आप बता सकते हैं, यदि दूर कर देंगे तो तुरंत वो ठीक हो जाएगा। तो इस सारी बातों को सीखने के लिए हमारे चैनल में प्लेलिस्ट पड़ी है, आप इससे वास्तुशास्त्र सीखें। बहुत अच्छा ज्ञान होता है, बहुत अच्छा लाभकारी होता है, तो आप इसको ज़रूर सीखें।
और सीख करके आप लाभान्वित हों, दूसरे को भी लाभ पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।